दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शिदाइयों को शिबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। बात शख्सियत ऐसी होती हैं जो हमेशा हमें याद रहती है। इनकी याद कभी गीत, कभी गज़ल और कभी नज़्म बनकर हमारे साथ हमेशा 24 घंटे रहती है। और आज ऐसी एक नगमे निगार गीतकार की हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को बहुत ही उम्दा और दिलफरेब गीत दिए हैं। इनके कलम में जादू था। ये जब जब कलम उठाते थे तो एक नया ही आयाम आता था। मजरूह काफिले की मेरे दास्तां ये है, रहबर ने मिल के लूट लिया राज़न के साथ। क्या कह रहे हैं? अल्फाज के जादूगर मजरूह साहब, जिन्हें अल्फाज का सुल्तान भी कहा जाता है, जिनके नगमे और शायरी जीने का बहाना बनती है। हम जी लेंगे बिन तुम्हारे, जज्बात और एहसासात को जिंदा कर देते हैं। मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ में गाए गए मजरूह साहब के गीत आज भी हमारे कानों में रस घोल रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक सादगी पसंद घराने में हुई। नाम रखा गया असरार हुसैन खान। इब्तिदाई तालीम उर्दू, फारसी और अरबी में हासिल की। तीनों जुबानों पर अबूर हासिल था। तिब्बी तालीम भी हासिल की लखनऊ के यूनानी कॉलेज से। मिजाज शायराना था, लिहाजा रुझान इस जानिब होना फितरी अमल था। ऐसे में 1945 में घर छोड़ मुंबई चले आए। मुंबई आकर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हुए और शेर व सुखन में अच्छी खासी शहरत हासिल की। 1945 में जब पहली मर्तबा मुशायरे के स्टेज से ये गज़ल पढ़ी, शब इंतज़ार कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया, तो हर शेर पर दादो तहसीन हासिल की। मुशायरे में शिरकत फरमा थे नाउमर प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार। वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मजरूह साहब को अपनी फिल्म शाहजहां में गाने लिखने के लिए मुंतखब किया। शाहजहां के मौसीकार थे नौशाद साहब। ऐसे में शाहजहां फिल्म का गाना जब दिल ही टूट गया मजरूह साहब के फिल्मी करियर का पहला गीत बना। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। मजरूह साहब को उन लोगों की मोहब्बत नसीब हुई जिनके कारनामे किसी से पोशीदा नहीं थे। जलीसो हमनशी हजरात में जिगर मुरादाबादी और फैज अहमद फैज जैसे अजीम शायर भी काबिल जिक्र है, जिनके साथ मजरूह साहब ने अपनी कलम को कौमी रंगत दी। जुल्म नरग़े राहज़न से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज़ेदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो। सुल्तानपुर में रहते हुए मजरूह साहब ने आज़ादी के मौजू पर बहुत कुछ लिखा और आज़ादी के मतवालों में अपने कलाम के जरिए जोश व जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा की, जो बरतानवी हुकूमत सरकार को बहुत नागवार गुजरा। नतीजा, एक अरसे तक जेल की तकलीफों से गुजरना पड़ा। आज़ादी के तकरीबन 6 महीने बाद जब फिल्म इंडस्ट्री में हलचल शुरू हुई तो मजरूह साहब वापस मुंबई तशरीफ लाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मजरूह साहब की बदौलत ही गज़ल ने फिल्मी गीतों में अपनी जगह बनाई। इस बार मरहूम नौशाद साहब ने मजरूह साहब को महबूब खान से मिलवाया और फिल्म अंदाज के लिए रेकमेंड किया। अंदाज 1949 में रिलीज हुई और इसके नगमे बेइंतहा मकबूल हुए। टूटे ना दिल, टूटे ना साथ हमारा, छूटे ना। ये चारों गाने मुकेश की आवाज में दिलीप कुमार पर फिल्माए गए और ये मजरूह साहब के कलम का कमाल ही था कि इन चारों गानों की वजह से दिलीप कुमार की शख्सियत को पर्दे पर और निखार मिला। दिलीप कुमार के साथ साथ मजरूह साहब के कलम ने कई और अदाकारों की शख्सियत को निखारा और संवारा। मजरूह साहब की ये खासियत रही कि उन्होंने बदलते माहौल के साथ अपने आप को ढाला, बदलते माहौल की बदलती बोली को अपनी गजलों, नज़्मों और गीतों की जुबान बनाया। मजरूह साहब शायद ऐसे गीतकार हैं जो उम्र दराज होने के बावजूद भी दिल से जवां बने रहे। शायद तभी 70 साल की उम्र में भी वो आमिर खान के जरिए ये कहने में कामयाब रहे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो
मौजूद साहब के फिल्मी सफ़र की बात करें तो इस सफ़र में मौजूद साहब को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। अंदाज के सुपरहिट के बाद मौजूद साहब को उस वक्त की महाराष्ट्र हुकूमत ने इंग्लिश में नाम का परचम लहराने के जुर्म में 1 साल तक कैद में रखा। जेल से छूटने के बाद कमाल अमरोही साहब ने मौजूद साहब को फिल्म दायरा में गीत लिखने के लिए मुंतखब किया और उसके बाद मुलाकात हुई गुरुदत्त से, ओपी नर साहब से, जिनके साथ बहुत ही बेहतरीन नगमे मौजूद साहब ने दिए जो आज तक कानों में रस घोल रहे हैं। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। यूं तो मौजूद साहब ने हर बड़ी मौसीकार के साथ काम किया, लेकिन अनिल बिस्वास, नौशाद, रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, SD बर्मन, RD बर्मन के साथ जुगलबंदी अपने आप में एक मुमताज और आला मुकाम रखती है। मौजूद साहब ने तकरीबन 330 फिल्मों के लिए गाने कलमबद्ध किए, लेकिन खासियत ये रही कि कभी भी किसी एक कैंप के होकर नहीं रहे। सन 1993 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और दोस्ती फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। मौजूद साहब आखिरी सांस तक इंसान, दोस्ती, शराफत, इल्म, इखलाक, इंसानियत और बिरदोबारी से जिंदगी का हर लम्हा सब्र के साथ गुजारते रहे। आखिरी अय्याम में मौजूद साहब की सेहत के सिलसिले में कई शिकायतें थीं और इस तरह 25 में सन 2000 में फेफड़ों की बीमारी का शिकार होकर माल के हकीकी से जा मिले और पीछे छोड़ गए अपनों को, चहेतों को और बेतहाशा यादों को गीतों के रूप में। मशहूर सुल्तानपुरी के बारे में और भी कई सारी बातें हम इनके बेटे, इनके घर वालों से जानेंगे। आइए चलते हैं अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आइए प्लीज। अल्फाज के जादूगर मशहूर सुल्तानपुरी के घर पे हम आ चुके हैं और हम उनके बेटे अंदीप सुल्तानपुरी से मुखातिब हो रहे हैं। हमें कई सारी बातें इनसे करनी है, मशहूर सुल्तानपुरी के बारे में जानना है। इतनी उम्दा शेर व शायरी उन्होंने की, ना सिर्फ शायर थे वो, बहुत ही मायानाज शायर के अलावा वो बहुत ही अच्छे नग़्मे निगार थे, बहुत ही अच्छे गीत उन्होंने हमें दिए हैं। मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे युबार। मशहूर सुल्तानपुरी साहब he was master in words, वो अल्फाज की जादूगर, वेरी वर्सेटाइल ऑल्सो, और उन्होंने इस तरह के गीत लिखे हैं, कुछ अलग तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया है जो कोई और नहीं कर पाया, जबकि गज़ल को भी उन्होंने उसका वजूद भी इन्हीं की वजह से हिंदुस्तानी सिनेमा में एक वजह ये भी जो मुझे समझ में आया और जो मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ तो समझ में आ रही बात। अभी मैं हाल ही में उनके गांव गया था, इससे पहले जा चुका हूँ लेकिन तब बहुत छोटा था, तो वो गांव वाज मोर ऑफ अ वेकेशन ट्रिप। लेकिन इस बार हम गए कि अब्बा के गांव जाएंगे और हम गए अब्बा के गांव, तो वहाँ कुछ लोग अभी भी हैं जो अब्बा के साथ जो मिले हैं, जिनसे बात की है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई अब्बा के बारे में जो मुझे भी आज तक नहीं पता था। और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि उन्होंने अब्बा को कभी शायर एज अ शायर नहीं बोला कि ही वांटेड टू बी अ पोएट। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया विच हमने खुद अपनी उनकी ज़िंदगी में देखा, मतलब वो एक शायर नहीं थे, वो एक फितरती शायर थे। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए। कहते हैं ना कि माँ के पेट से ही कोई शायर बन के आता है, सो एग्जैक्टली वो बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो भी शायरी की है उसके लिए उन्होंने कुछ जद्दोजहद या कुछ ऐसा नहीं था कि भाई अब मैं शायरी कर रहा हूँ तो मैं जाके फलां झरने के पास या फलां नदी के पास बैठ के पेड़ के नीचे जैसा एक खामोश नहीं, वो खेलते थे, गिल्ली डंडा भी खेलते थे और आम के बाग में आम भी तोड़ते थे, रात को जाके कबूतर भी पकड़ते थे कुएं में जाके। हाँ, तो he was a very, I felt he was a very maverick kind of a personality, क्योंकि हमको भी पता है जब बम्बई में भी थे तो एक जगह वो गाने भी लिखे जा रहे हैं, दूसरी जगह हम पवाई लेक फिशिंग के लिए भी जा रहे हैं, हम पिकनिक भी मनाने जा रहे हैं, वो महाबलेश्वर पंचगनी भी घूमने जा रहे हैं,
शिकार पे भी जा रहे हैं। तब शिकार लीगल था ऑफ कोर्स। ही इज अपने आप को उन्होंने बांट दिया था कि जब मैं शेर व शायरी करूंगा तो मैं वहां एक तक अलग सीमित रहूंगा। हाँ। और शेर व शायरी खत्म हो गई, अपनी फैमिली को भी वक्त दूंगा, फैमिली को वक्त दे के फिर दोस्तों को भी वक्त दूंगा। बेशक। और दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे थे और शिकार का शौक भी उन्हें बहुत था। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए हो। नौशाद साहब के साथ उनकी जी। दोस्ती बहुत गहरी थी। दरअसल नौशाद साहब ने ही थोड़ा उनको उकसाया था जी। कि जब यार कादर ने उन्हें हाँ, हाँ, उनसे ये कहा था कि आप शाहजहां के लिए लिखो, लेकिन उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था उन्हें नहीं जाना फिल्मों में। जो हमें पता है कि जिगर साहब को अप्रोच किया था कारदार साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने रेफरेंस दिया अब्बा का, और जिगर कारदार साहब अब्बा को उसी मुशायरे में सुन चुके थे। तो फिर जिगर साहब ने किया कि मेरे से ये सब नहीं होगा, तो तुम मजरू साहब है, नौजवान है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इनको इनसे काम करवाइए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। दयार शाम नहीं, मंजिले सहर भी नहीं, अजब नगर है यहाँ दिन चले न रात चले। क्या कहने। माहौल भी वैसा नहीं था ना एक्चुअली घर जी, पे, जी, क्योंकि जी, जी। उनके अब्बा खुद के आपके ग्रैंडफादर जी। वो तो चाहते थे वो अरबी तालीम, सिर्फ अरबिक तालीम। अब्बा ने फिर इंग्लिश सीखी तो अपने आप ही सीखी, वो भी जेल में सीखी। हाँ। जब उनको जेल हुई थी आखिर बाद में, तो अब दादा हमारे इतने सख्त थे अगेंस्ट द ब्रिटिश कि वो जो बॉयकॉट खादी का जो हुआ था ना, जब बॉयकॉट करा तो उस वक्त अंग्रेज़ी अब्बा ने को ख़ास तौर से दादा ने मना किया था, और बिल्कुल सख्ती से मना किया था कि अंग्रेज़ी मत सीखो, और सीखने नहीं दिया अब्बा को। तो वो सोच के थे हमारे दादा के बिल्कुल रस्टिक ही वॉज, हार्ड कोर रस्टिक पर्सन। एंड अब्बा को वही चाहते थे अब्बा तालीम करें, अरबी तालीम करें। उन्होंने हिफ्ज़ किया कुरान, 3 साल तरावी भी पढ़ाई उन्होंने। वो चाहती थी सब, लेकिन दुनिया मतलब ज़िंदगी कुछ और चाहती थी, और जिंदगी कुछ और चाहती थी, लेकिन वो दादा का जो सपना था वो सपना अब पूरा हो रहा है आप में। आप फिल्मों को छोड़कर इसमें आ रहे हैं इस सब में। लेकिन ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये यकीन मानिए। वो बिल्कुल वो एक चीज़ है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई, इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि भाई कि मैं कोशिश किया, मैंने फला चीज़ छोड़ दी और मैं आ गया। नहीं, कोई छोड़ता। मेरा हुनर एक चीज़ है, मैं कंफर्टेबल हूँ फिल्म में। आज हमारा बेटा है, कर रहा है, एक फिल्म कर चुका है गब्बर, वो डायरेक्शन में है वो, तो अब वो मेरे लिए इतना इजी है। लेकिन मैं छोड़ के आ गया हूँ, मैं कुछ जिद में नहीं आया हूँ, मुझे हेल्प मिली है। एंड दैट हेल्प आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू कि वो कैसी हेल्प है। मजरूह सुल्तानपुरी साहब उन्होंने भी जिद पकड़ी थी कि उनको इस तरह की हिंदुस्तानी सिनेमा में कुछ अलग कर दिखाना है, और मतलब, किसी एक चीज तक महदूद नहीं रहना वो है, हर तरह के गाने लिखने हैं। एक्चुअली वो उनकी पर्सनालिटी थी, एज आई सेड कि उनकी फितरत में था शायरी, तो उसी तरह हर चीज़ उनके अंदर थी। वो कभी कुछ चीज़ किसी पे फोर्स नहीं करते थे, और ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, ब्रिलियंट। जब उनका एक दौर आया था 1980 में, जब बप्पी लहरी बड़े हिट हो गए थे और साउथ की फिल्में धनाधन चले जा रही थी, वो मवाली के वो साड़ी हवा हो गई और झोपड़ी में चारपाई और ये सब गाने बड़े मशहूर हुए थे। तो उस वक्त थोड़ा अब्बा का और पंचम महाजन, R.D. बर्मन, इनकी पिक्चरें साथ में आई थी। कुछ 5-6 फिल्में फ्लॉप हुई थी, एज अ फिल्म डिड नॉट वर्क। चाहे आंचल थी, फिर वही रात एक डैनी डेंगजापा ने डायरेक्ट की थी, वो फिल्म थी, और बुलंदी एक फिल्म थी राजकुमार की। 4-5 फिल्में थी जो पिक्चरें चली, तो म्यूज़िक नहीं चला इसका। तो अब्बा का थोड़ा एक डाउनफॉल आया था, वो तकरीबन 7-8 साल चला है। एक दिन भी अब्बा ने घर पे ऐसा महसूस ही नहीं कराया हम लोग को कि ही इज़ आउट ऑफ वर्क और हिज वर्क हैज़ डिक्लाइंड, एंड ही वॉज एज कॉन्फिडेंट एज वेन R.D. बर्मन के साथ उनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी रही है। काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जी, मदन जी, मोहन जी। साहब हैं, S.D. बर्मन साहब के उनका साथ भी, अनु मलिक के साथ भी, A.R. रहमान के साथ भी इनफैक्ट। और R.D. बर्मन के साथ मुझे एक उनका गाना याद आ रहा है, तीसरी मंजिल का। जी जी, आपको याद आ रहा है वो गाना? तुमने मुझे देखा, हाँ। वो जो आखिर में वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। Yeah. ये गाने का भी किस्सा था कि वो सेट बना दिया था, शायद फिल्मिस्तान में छा था या महबूब में, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था, मुझे किस्सा मालूम।
जब शम्मी कपूर साहब की फर्स्ट वाइफ गीता बाली जी का डेथ हो Exactly. गया था, तो वो सेट एज इट इज रखा गया था इंटैक्ट, उसको तोड़ा नहीं गया था. दे वेटेड फॉर हिम टू कम एंड इट टुक क्वाइट सम टाइम. It was quite, and then he came and he did this song. हमारी जी. बातें हो रही हैं मरहूम मशरूफ सुल्तानपुरी की, जिन्होंने बहुत ही उम्दा गीत हिंदुस्तानी सिनेमा को दिए हैं. हिंदुस्तानी सिनेमा में जिन्हें लफ्ज़ों का सुल्तान कहा जाता है, और जिन्होंने वो वाहिद गीतकार नगमे निगाह हिंदुस्तानी सिनेमा की जिन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो अपने नाम कर दिया सबसे पहले. जब तक रहे तन में जिया वादा रहा ओ साथिया. एक जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न दे. क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न दे. ब्रेक के पार मिलते हैं और अपनी ये बातें जारी रखेंगे मजरूह सुल्तानपुरी पर, अजीम मायानाज शायर हिंदुस्तानी सिनेमा के, जिन्होंने बहुत ही उम्दा गीत हमें दिए. और आज हम उनके घर पर उनके बेटे अनलिप सुल्तानपुरी से बात कर रहे हैं. हमारी चर्चा जारी रहेगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. दिल ने फिर याद किया. ब्रेक के बाद सभी का तहे दिल से खैर मकदम है. आइए और भी बातें करते हैं अनलिप सुल्तानपुरी से मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में. कई सारी बातें आपने हम तक पहुंचाई, अब हमें कुछ ऐसे किस्से सुनाइए जो बिल्कुल किसी को नहीं पता. मतलब सर्च करके तो बहुत चीज़ें पता चलती है, लेकिन जो हमें बिल्कुल पता नहीं है, मतलब जो आपको भी ज़्यादातर पता नहीं है. आपने रिसेंटली वो चीज़ें पैदा करी हैं कि मजरूह साहब इस तरह के इंसान भी थे, इस तरह का उनके अंदर एलिमेंट था. Tell us something about मतलब तो अभी हम हाल ही में जब गांव गए थे, तो वहाँ ऐसी किस्से मिले हैं सुनने में कि आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय हिज पर्सनैलिटी. कि ही इज़ नोन टू बी अ राइटर, ही इज़ नोन टू बी अ पोएट. शेर व शायरी करने वाले इंसान हैं, गाने लिख रहे हैं, नगमे लिख रहे हैं. अब ऐसा इंसान की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है? एक सोबर इंसान, एक एकदम क्वाइट, quite calm person, very introvert kind of a person. बट वहाँ जाके कुछ लोग जो अब्बा के साथ थे और आज भी जिंदा हैं और अब्बा के साथ किस्से, तो उन्होंने किस्से ऐसे बयान किए कि मैं एकदम हक्का बक्का रह गया. बट देन व्हेन आई एनालाइज एंड आई अंडरस्टूड कि नो, दिस पर्सनालिटी इज पॉसिबल फ्रॉम माय फादर. कि जैसे एक किस्सा उन्होंने बताया कि अब्बा इतने एंटरप्राइजिंग थे कि वो अभी इट रियली गिव्स मी अ हाई. तो मैं बात कर रहा हूँ कि रात को वहाँ देखिए अक्सर गांव में क्या 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है, लोग 8 बजे तक सो जाते हैं, पूरा सन्नाटा छा जाता है. अब्बा उस 10-11 बजे उठ के अपने 1-2 साथी को लेके जाते थे शिकार करने. कैसे शिकार करने? क्या वो एक फला गांव का कुआं था, वो कुएं के अंदर जाते थे, उसको पहले जाली से ढक देते, फिर अंदर उतरते थे और उस कुएं में जो होल में जो कबूतर, जंगली कबूतर होते थे, उसको पकड़ते थे और जो उड़ के जाते वो जाल में फंस जाते थे. नो, यू कैन नॉट इमेजिन अ पर्सन हु इज राइटिंग गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, रहे ना रहे हम, एंड ये कबूतर पकड़ रहे हैं, ये आप शिकार कर रहे हैं. मतलब वो शरारती एलिमेंट उनमें भी था बहुत ज्यादा. मेजर, इट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. फिर वहाँ जहाँ हम रहे थे वहीं पे एक बाग था आम का, जहाँ अब्बा के अभी भी आम 2 आम के पेड़ है, एक पेड़ अभी भी है. तो वहाँ पे अक्सर अब्बा बैठते थे और सबको शेर व शायरी सुनाते थे. तो वो भी एक अपने ही एक माहौल होता था उनका. ही यूज्ड टू नॉट कलेक्ट पीपल, पीपल यूज्ड टू जॉइन हिम. एग्जैक्टली. मतलब जैसे उन्होंने एक वो लिखा भी था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया. ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ. ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ.
शब जुल्म नर गए राहजन से पुकारता है कोई मुझे। वाह। शब जुल्म नर गए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज़ेदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो। नौशाद साहब उन्हें बहुत पसंद भी करते थे, उनके साथ कोलैबोरेशन अच्छा रहा। और जब वो पहली फिल्म, उनके करियर की पहली हम फिल्म कहेंगे, वो उसका एक गाना था केएल सहगल की आवाज़ में, जी जी जी, जब दिल ही टूट गया जी, तो जी। हम जी कर क्या करेंगे। तो उस गाने के लिए इनफैक्ट केएल सहगल को इतना पसंद आया था वो, जी। तो उन्होंने ये कहा था, वसीयत की थी कि मेरी अर्थी पर, जब मेरी अर्थी उठेगी तब यही गाना बजना चाहिए। जी। और एक गाने का एक किस्सा भी है। हाँ, वो किस्सा आप कि सुनाइए। वो सहगल साहब, ये मुझे पता नहीं तभी पता चला कि सहगल साहब जब भी गाते थे, पी के गाते थे। He used to get drunk and then he used to sing. ओके, बट ये गाने का किस्सा ऐसा कुछ था कि नौशाद साहब चाहते थे कि ही शुड सिंग इट इन हिज विदाउट ड्रिंक, एंड वो मानने को तैयार नहीं थे वो। तो शायद एक पूरा दिन गया या 2 दिन गए, जब उनको मनाने में लगा था, फिर उनको किसी तरह मनाया कि हम लोग ट्राई करते हैं, आप इस तरह करके देख लीजिए, और उसी को फिर रिकॉर्ड करके रख लिया कि उनको सहगल साहब को पीने के बगैर गाना पड़ा और वो तैयार नहीं थे। ये बहुत ही अच्छा था, और मजरू साहब उन्हें मनाने में सक्षम भी साबित हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। फिल्म आई थी आराधना एंड 2 रास्ते, जब राजेश खन्ना, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब एंड बख्शी साहब, ये सब एक अलग स्टाइल में फिर से वापस आता है। राजेश खन्ना सुपरस्टार का जन्म हुआ था, तो गाने का भी स्टाइल एक बख्शी साहब एक 1-to-1 कन्वर्सेशन स्टाइल पे गाने लिख के लाए थे। तो अब जब यादों की बारात अनाउंस हुई तो नासिर साहब ने अब्बा को बोला था कि मैं अभी एक बड़े यंग फिल्म बना रहा हूँ जिसमें कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ है, उनका रोमांस है, तो इसमें मुझे पोइट्री नहीं चाहिए, इसमें मुझे कन्वर्सेशनल लिरिक्स चाहिए, जो आजकल हुआ है, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। और फिर एक सिचुएशन दी गाने की, तो गाना दिया तो अब्बा ने लिख के लाया। जब अब्बा ने लिख के लाया तो जब उसको पंचमाजन ट्यून पे सुना रहे थे, तो नासिर साहब ने बोला कि मजरू साहब फिर ये पोइट्री आप ले आए, फूल और जुबा अपना बदन और ये तो दिल जो भी। तो अब्बा ने बोला कि लेकिन ये मेरा वे, हमारी माई वे ऑफ राइटिंग, फिर भी ये भी कन्वर्सेशन है कि एक लड़की एक अपने लवर को बोल रही है भाई कि तुम इस तरह मेरे साथ पेश ना आना। तो इसमें देखिए अब ये कमरेटरी होती थी कि म्यूजिक डायरेक्टर ने देखा बात कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फौरन पंचमाजन बीच में आ गए कि नासिर साहब ये मेरे मीटर पे बहुत सही जा रहा है, जो मैंने ट्यून दिया है उस पे वर्ड्स बहुत सही बैठ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। एंड नाउ द ग्रेटेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर कम्स ओवर हियर कि वो चाहे तो ही इज द कैप्टन ऑफ शिप, वो कुल कर सकता, बट देन ही केप्ट क्वाइट। He said, I have hired the music director to give the music, I have hired the writer to give the writing, write the lyrics, and I have been associated with him from a long time, from my first film. So इतना confidence उन्होंने फिर हम उन पे छोड़ा, राइटर पे, म्यूजिक डायरेक्टर पे, और वो गाना बना और आज वो ऑल टाइम क्लासिक बन गया। चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, और उसमें उन्होंने उस स्पून और ग्लासेस का इस्तेमाल करके पंचम दाने उस गाने को और भी अच्छा म्यूजिक दे दिया और भी जबरदस्त बनाया। उन्होंने जो गाने लिखे हैं हर दौर में अलग अलग तरह का उन्होंने उनमें जायका डाला है। जैसे केएल सहगल के ज़माने में कुछ अलग तरह का जायका था, फिर आगे दौर आ गया तो फिर एस.डी. बर्मन साहब के साथ कुछ अलग निखार आ गया, फिर आर.डी. बर्मन के साथ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते गए और फिर ए.आर. रहमान के साथ अलग, फिर मतलब हर दौर में इन्होंने अपने वो जायका जो है वो अलग रखा है, लेकिन मिठास बराबर रखी है। शिबा, एक बात हम बताएंगे कि नॉट बिकॉज मैं बेटा हूँ, क्योंकि हर बेटे को अपना बाप सबसे बेहतरीन लगता है, सबसे बड़ा लगता है, उससे बड़ा कोई नहीं, बट फैक्ट है अगर हम अब्बा के बारे में प्रोग्राम करें तो ये टाइम बहुत कम पड़ेगा। हम 2 दिन भी बैठे रहेंगे तो बहुत कम पड़ेगा कि ये प्रोग्राम के लिए कि व्हाट वाज ही। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जैसे रोशन साहब के साथ फिल्म की है तो गाने अमर हो गए हैं, मदन मोहन जी के साथ की हैं तो वो गाने एवरग्रीन हो गए हैं, पंचम बाजन के साथ, आर.डी. बर्मन के साथ एवरग्रीन है, एल.पी. के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ एवरग्रीन, मतलब हर किसी के साथ, नौशाद साहब के साथ, एस.डी. बर्मन साहब के साथ, मतलब उनका बर्मन साहब के साथ ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द लाइट रोमांटिक सॉन्ग्स इन इंडियन सिनेमा। अदरवाइज या तो रोमांटिक सॉन्ग ट्रेजेडी होते थे या इंटेंस लव होते थे,
एग्जैक्टली। एक जो हल्का छेड़छाड़ वाला जो था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, या छोड़ दो आंचल जमाना क्या क्या कहेगा, ये रोमांस अब्बा लिखा है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। आपके अब्बा जब तक रहे तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा गाने हमें दिए हैं। अब खामोशी के गानों को कौन भुला सकता है। जी, संजय जी। लीला भंसाली की पहली फिल्म जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, लेकिन फिल्म के गाने अभी भी यादगार तस्वर किए जाते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के पार मिलते हैं और मशहूर सुल्तानपुरी पर हमारी ये बातें उनके बेटे अनलीब सुल्तानपुरी से जारी रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के बाद आपकी शिवा इमोशन एंड म्यूजिकली योर्स आपका स्वागत कर रही है। आज हम बातें कर रहे हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के मायनाज, अजीम शायर, गीतकार, नगमे निगार मजरू साहब पर, मजरू सुल्तानपुरी साहब पर। लफ्ज़ों के जादूगर मजरू सुल्तानपुरी साहब, आज हम उनके घर पे आए हैं। इनके बारे में कुछ और बातें आइए जान लेते हैं इन्हीं के बेटे अनलीब सुल्तानपुरी जी से। मजरू साहब के गानों की हमने बात की और मजरू साहब किस तरह की शख्सियत थी उसके बारे में हमने बात की। उनमें शरारतीपन भी था। जिस तरह से वो रोमांटिक गाने लिखते थे, क्या उनकी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह का रोमांस, या कभी आप से उन्होंने कुछ कहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ रोमांस का चल रहा था? बिकॉज इस तरह के शायर, जिस तरह के वो रोमांटिक गाने, जहाँ तक मुझे अभी थोड़ा बहुत पहला खुमार, ये एक्चुअली ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। हाँ, क्योंकि अच्छा, जहाँ अम्मा का ताल्लुक है बिल्कुल था। हाँ। बिल्कुल लाइक एक बोलते हैं हस्बैंड वाइफ में एक वक्त आता है जब इट जस्ट बिकम्स अ फॉर्मेलिटी भाई कि हम इसके साथ ज़िंदगी के पार्टनर हैं और ये हमारे पार्टनर रह चुके हैं, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। और वैसे भी अब हम इस उम्र पे आ चुके हैं कि बच्चे हमारे बिजी हो गए, लोग नहीं, तो हमको एक दूसरे का चाहिए। तो समवेयर अ कॉम्प्रोमाइज इज देयर आई फील। बट अब्बा अम्मा के सामने हमने ये कभी नहीं देखा। अम्मा की तबीयत ख़राब रहती थी, अम्मा को डायबिटीज़ थी, बीच में नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, एक बार स्ट्रोक भी आया था। तो वो टाइम पे जो अब्बा जिस तरह उनके साथ खड़े थे ना, लगता था कि अ पर्सन हु इज़ डीपली इन लव विद अ वुमन विल ओनली डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। न तो हम लोग थे, सब थे, दूसरे थे, लेकिन अब्बा अकेले वो सर्विंग माय मदर दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड। especially in love with your mother. एंड wherever he went, और काफ़ी जगह कैंसिल भी किया अगर उनको अब्बा अम्मा के साथ जाने नहीं मिलता था तो। इट वॉज दैट वन। दूसरा एक किस्सा जो मुझे नहीं पता लेकिन चेहरे पे तो मुस्कुराहट है। हाँ, अभी पता चला बिफोर मैरिंग, मतलब अम्मा से शादी से पहले कोई था उनके साथ, उनकी जिंदगी में था जो अधूरा रह गया। कहते हैं ना कि शायरों की मोहब्बत अधूरी रहती है, तो इस तरह की मोहब्बत थी। एंड इट वाज नॉट अ वन साइडेड अफेयर। इट वाज नॉट कि शायर का एक वन साइडेड अफेयर है। नो, इट वाज अ प्रॉपर, हाँ, इट वाज मैन। बट जो वक्त नहीं चाहता था ये लोग मिले, तो नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली वो एक थोड़ा सा हिस्सा आया है उनकी राइटिंग में। एंड ही वाज अ रोमांटिक पर्सन, बट नॉट अ शाहरुख खान रोमांस और नॉट इवन अ दिलीप कुमार रोमांस। ओके, ही वाज मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी। उनकी रोमांस आप उनके शेरों में, शायरी में सुन सकते थे, पाते गानों में गाते। जब से तुमको देखा ही करते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ, इसको क्या कहते हैं? LOVE। और उन्होंने ये गाना बहुत ही अच्छा लिखा था। इनफैक्ट उनसे काफ़ी मतलब उनकी शख्सियत को भी जाहिर करता है ये, रहे ना रहे हम महका करेंगे। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी आपके पास आएंगे, थोड़ा कुछ और किस्से मजरू साहब के बारे में जानेंगे, ताकि हमारे शायकीन को भी, व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगे। हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया है तो आप हमें लिख सकते हैं इस एड्रेस पे, विच इज shiva.lateef@nw18.com। मैं आपसे मिलूंगी एक नए अवतार में कल। आप अपना
ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और हम उम्मीद करेंगे कि मजरू सुल्तानपुरी पर एक और पेशकश हम आपकी नज़र करेंगे और उनके बारे में जो बातें रह गई हैं वो और हम जानने की कोशिश करेंगे इनके घर वालों से। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, सिनेमाई रहिए और फिल्में देखने के शौकीन हो जाइए, अच्छी फिल्में और साथ में अच्छा म्यूज़िक सुनने के भी आदी हो जाइए, क्योंकि म्यूज़िक हमें वाकई में एक दूसरी दुनिया में लेके जाता है और हमारे सारे टेंशन्स को भगाने के काम में लग जाता है। यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।